देखिए, राजभाषा हिंदी इस विषय को लेकर के हमने आपके सम्मुख बहुत सी बातें रखी थी। आज हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा के हिंदी के प्रचार प्रसार में संस्थाओं और व्यक्तियों का योगदान देखने वाले हैं। संस्थाओं की पहले हम बात करें। संस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था के रूप में आर्य समाज इस संस्था को हम देखते हैं, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो मूलतः गुजरात से थे, वे जब अपने विचारों को लोगों के सामने रख रहे थे तो महाराष्ट्र में आने के उपरांत उन्हें कुछ लोगों ने, खास करके महादेव गोविंद रानडे, महात्मा फुले जी जैसे महानुभावों ने कहा कि आप गुजराती में से न बोलें, क्योंकि गुजराती जानने वाले लोग यहाँ बहुत कम हैं। साथ ही साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। वो ज़्यादातर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ, शास्त्र चर्चा संस्कृत में किया करते थे, जो जनसामान्य के लिए कठिन थी। इसलिए महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने उन्हें हिंदी में बोलने का विनती की, उनके प्रार्थना की कि आप हिंदी में अपना वक्तव्य रखें। इससे भी जब महर्षि दयानंद सरस्वती संपूर्ण भारतवर्ष का दौरा कर रहे थे, चलते जाते थे, तब एक बार वो कलकत्ता भी गए थे। उस समय ध्यान रखिए कि मुंबई और कलकत्ता ये दो ऐसे महानगर थे जो जहाँ विश्वविद्यालय भी थे और पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी थी। सुधारणावादी लोग भी निकल रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग, केशव चंद्र जैन जैसे लोग। तो जब महर्षि दयानंद सरस्वती कलकत्ता गए तो कलकत्ता में जाने के उपरांत वहाँ भी वो संस्कृत में बात करते थे। तो वहाँ के लोगों ने, खास करके केशव चंद्र सेन ने कहा, जो ब्रह्मो समाज के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने ये कहा कि आप अगर हिंदी में बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रहे, महर्षि दयानंद सरस्वती गुजरात के थे, उनको संस्कृत भाषा पर उनका बड़ा अधिकार था। उन्होंने जो प्रचार प्रसार के लिए दो महानगर चयनित किए, उसमें से एक था मुंबई जो महाराष्ट्र का था और दूसरा कलकत्ता जो बंगाल का था। तो बंगाल और महाराष्ट्र में न गुजराती बोली जाती थी, न संस्कृत बोली जाती थी, लेकिन ये लोग, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हो चाहे बंगाल के लोग हो, वो हिंदी को थोड़ा बहुत समझ लेते थे। इसलिए केशव चंद्र सेन जी हो या फिर महाराष्ट्र के महादेव गोविंद रानडे जैसे लोग हों, इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हिंदी में से बात करने के लिए कहा। तब उन्होंने हिंदी में भाषण देना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, अगर आपने वो टेलीविजन पर की एक छोटी सी सीरियल देखी होगी मराठी, जिसका नाम था उंच माझा झोका, उसमें रमाबाई रानडे जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उनके घर आने के और उनके जो भिड़ेवाड़े में जो प्रवचन हुए थे उनका भी वर्णन उन्होंने किया हुआ है। तो देखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सारे व्याख्यान हिंदी में देना शुरू किए, और जो पहले वो संस्कृत में लिखा करते थे, अब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उनके जितने भी ग्रंथ हैं, खास करके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके, पहला सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और तीसरा संस्कार विधि, और अनेक ग्रंथ उन्होंने हिंदी में लिखे। अब लिखते लिखते उन्होंने एक सपना देखा था। वे कहते थे कि मैं उस दिन को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक सारे भारतीय लोग एक ही भाषा का, मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। और आर्य समाज की जो स्थापना उन्होंने मुंबई में की, बाद में जाकर के लाहौर में भी की, दिल्ली में भी की, पंजाब में की, और खास करके राजस्थान और पंजाब में और उत्तर प्रदेश में आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, और प्रत्येक आर्य समाजी को हिंदी आना अनिवार्य था। ये बहुत बड़ा योगदान। और जितने भी आर्य समाज के प्रचारक हुए हैं, उन्होंने अपने अधिकांश व्याख्यान ये हिंदी में से ही दिए हैं।
और ख़ास करके हमारा जो इलाका है हैदराबाद स्टेट, जो बाद में का है, बाद में उसका मराठवाड़ा में रूपांतर हुआ, और हम 17 सितंबर को हर वर्ष मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम को मनाते हैं। उसमें भी उस मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में आर्य समाजियों का और हिंदी भाषी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये अगर आप अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, या अपने ससुराल की ओर से सास, ससुर से, सास से, या उन बड़े लोगों से पूछ करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी भाषी आर्य समाजी लोगों ने यहाँ कितना बड़ा आंदोलन किया था हैदराबाद मुक्ति संग्राम के लिए, हैदराबाद संस्थान को मुक्त करने के लिए। तो ये हिंदी का उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया। इतना ही नहीं, आर्य समाज के जितने भी गुरुकुल स्थापित हुए, चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी जैसा क्षेत्र हो, चाहे कॉलेज हो, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, DAV कॉलेजेस, जिसमें से बाद में चल करके लाला लाजपत राय जैसे अध्यापक आए, भाई परमानंद जैसे अध्यापक जिसमें आए, लाला हंसराज जैसे अध्यापक आए, और इन अध्यापकों ने भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर बहुत से क्रांतिकारकों को हिंदी सिखाई। पंजाब में, लाहौर में बहुत से लोग इनमें से निकले और उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। ये आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान संस्था के रूप में रहा। उसके उपरांत दूसरी संस्था का हम नाम ले सकते हैं जिसका हमने बहुत बार उल्लेख किया है, वो है नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक बाबू बाबूलाल सक्सेना, यानी ऐसा कुछ तो नाम है उनका, और बहुत से लोगों ने इसमें योगदान दिया है। सुनीति कुमार चटर्जी ने योगदान दिया हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस संस्था में योगदान दिया हुआ है, और ऐसे लोगों ने हिंदी प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा कार्य किया है। इतना ही नहीं, हिंदी के ग्रंथों का प्रकाशन करने का भी कार्य इन लोगों ने किया हुआ है। तो ये जो नागरी लिपि प्रचारणी सभा है, नागरी प्रचारणी सभा काशी की है, उस काशी की सभा ने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो नागरी प्रचारणी सभा का जब हम उल्लेख करते हैं तो देखिए, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई थी। मतलब आर्य समाज की स्थापना के बाद। आर्य समाज की स्थापना हुई थी इस 80 के आसपास, 1880-82 के आसपास आर्य समाज की स्थापना हुई। नहीं, 1875 में, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, और 1883 में कांग्रेस की स्थापना हुई। मतलब कांग्रेस ने भी हिंदी में बड़ा योगदान दिया, हम आगे उसकी बात कहेंगे ही। नागरी प्रचारणी सभा ने 16 जुलाई 1893 में इसकी स्थापना हुई, और स्थापना करने वाले हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी बहुत बड़े लेखक थे, हिंदी के बहुत बड़े, यानी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन किया, जैसे कबीर ग्रंथावली जैसे ग्रंथावली वगैरह का। श्याम सुंदर दास जी पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये तीनों क्वींस कॉलेज, विक्टोरिया क्वींस कॉलेज के वाराणसी के 9वीं के छात्र थे। उन्होंने 9वीं में, उस जमाने में 9वीं के छात्र होते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी सभा की स्थापना की, और इस सभा के जो सदस्य बने उनमें बाबू राधाकृष्ण दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पंडित अंबिका दत्त व्यास, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन जैसे लोग इसमें आए, और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। हालांकि इससे पूर्व भारतेंदु मंडल के रूप में भी कार्य शुरू हो चुका था, और भारतेंदु मंडल के काशी के जितने भी लेखक थे उन सभी ने मिलकर के नागरी प्रचारणी सभा में बहुत बड़ा योगदान दिया, और इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है कि उसका बहुत बड़ा काम उन्होंने किया हुआ है।
खास करके देखिए, उन्होंने सबसे पहले नागरी लिपि का आंदोलन शुरू किया। हिंदी भाषा तो है ही, उस जमाने में या तो रोमन लिपि में लिखी गई अंग्रेजी भाषा में काम चलता था, या फिर फारसी लिपि में लिखी गई उर्दू भाषा में काम चलता था। तो फारसी और रोमन लिपि की जगह नागरी लिपि और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का बहुत बड़ा कार्य इन लोगों ने किया हुआ है। ध्यान रहे, इनमें केदारनाथ पाठक जैसे नाम आ जाते हैं, प्रताप नारायण सिंह आ जाते हैं, राम प्रताप सिंह आ जाते हैं, घनश्याम सिंह आते हैं, रामपाल सिंह आते हैं, सेठ लक्ष्मण दास आते हैं, बलवंत सिंह आते हैं, राय सिद्धेश्वरी प्रसाद आते हैं, राय कंवर हरिचरण मिश्र आ जाते हैं, राय निहाल चंद बहादुर आ जाते हैं। उसके उपरांत श्री राम बहादुर MA BA उस समय के एडवोकेट, प्रमथ दास मित्र बहादुर, सेठ रघुबर दयाल, मुंशी माधवलाल, मुंशी रामन प्रसाद, सुंदरलाल BA, मदन मोहन मालवीय जी सबसे महत्वपूर्ण नाम, जिन्हें कुछ वर्ष पहले अटल जी के साथ साथ उनको भी भारत रत्न प्रदान किया गया, और बाद में उन्होंने जाकर के काशी में ही हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह भी एक बहुत बड़ा योगदान हिंदी प्रचार में इसका भी रहा है। फिर उसके बाद आर्य भाषा पुस्तकालय उन्होंने स्थापना की थी, इसकी भी। और नागरी प्रचारणी सभा का सबसे बड़ा काम था कि उस जमाने में जो हिंदी में जो हस्तलिखित प्रतियां थी पुस्तकों की, उन हस्तलिखित प्रतियों को प्रकाशित करने का काम इन्होंने, खोजने का और प्रकाशित करने का काम किया उन्होंने हिंदी के विश्वकोश निर्माण किए, उन्होंने हिंदी के शब्दकोश निर्माण किए, जिसको हिंदी शब्द सागर कहा जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संपादकत्व में संपन्न हुआ। इन लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। इसलिए ध्यान रहे, आर्य समाज के बाद अगर किसी संस्था का नाम हमारे सामने आता है तो वह नागरी प्रचारणी सभा कहा जाता है। उसके उपरांत एक और नाम आता है हमारे सामने, वह है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, जिसको आजकल इलाहाबाद कहा जाता है। उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के हर वर्ष अधिवेशन होते हैं, जिनमें से कुछ अधिवेशन मैं भी कर चुका हूँ, पुणे का अधिवेशन भी मैं कर चुका हूँ। तो देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का एक परिचय अगर हम देखना चाहें तो हमारे सामने आ जाते हैं कि इस संस्था की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। महात्मा गांधी जी भी बहुत महत्वपूर्ण नेता के रूप में आते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो बहुत बड़ा प्रयास हिंदी साहित्य सम्मेलन ने किया है, शायद किसी अन्य संस्था ने उतना नहीं किया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए और हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से नागरी प्रचारणी सभा तो शुरू हो गई, लेकिन उसके उपरांत 1 मई 1910 इस दिन में अखिल भारतीय स्तर पर एक साहित्य सम्मेलन बुलाने का प्रयास नागरी प्रचारणी सभा के अंतर्गत आया, और तब से साहित्य सम्मेलन होते रहे। जैसे मराठी में भी साहित्य सम्मेलन होते हैं, जैसे गत वर्ष हमारे उस्मानाबाद में ही साहित्य सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष फादर डिब्रेटो थे। उसी प्रकार के सम्मेलन होते थे, और उसका नाम ही उस संस्था का बन गया हिंदी साहित्य सम्मेलन, और हर वर्ष उसके अधिवेशन लिए जाने लग गए, जिन अधिवेशनों में पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हो गए, जो 10 अक्टूबर 1910 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। और उसके उपरांत बड़े बड़े लोग उससे जुड़ते गए, खास करके कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पहला प्रधानमंत्री मतलब भारत का प्रधानमंत्री नहीं, हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्था का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और पंडित गोविंद नारायण मिश्र के सभापतित्व में उसका दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। उसके उपरांत अनेक साहित्य सम्मेलन
होते रहे। और इस साहित्य सम्मेलन में बहुत सारा काम किया हुआ है। और इस समय विभूति मिश्र जी नाम के विद्वान, डॉक्टर विभूति मिश्र नाम के विद्वान हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रधानमंत्री हैं। बहुत अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। देखिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 8वें और 24वें अधिवेशन के सभापति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 25वें अधिवेशन के सभापति राष्ट्रपति उस समय के हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। उसके उपरांत हिंदी साहित्य सम्मेलन के सबसे बड़े नेता के रूप में हमारे सामने डॉक्टर प्रभात शास्त्री जी का नाम आता है। तो ये सारे लोगों ने मिलकर के बहुत सारे काम हिंदी साहित्य सम्मेलन के दृष्टि से किए हुए हैं। और इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो इसने बहुत सारे पुस्तकों का प्रकाशन भी किया हुआ है। इन प्रकाशनों में बहुत से महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक दो नाम मैं यहाँ गिनाना चाहूँगा कि बहुत बड़ा, जैसे कि भारतीय ग्रामीण अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक, मतलब केवल साहित्य ही नहीं अपितु साहित्य के साथ साथ अन्य भी अनेक विद्या शाखाओं से मिल जुड़ने का काम इन्होंने किया हुआ था। एक मिनट, चार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई थोड़ी, वरना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता, इसलिए चार्जिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन ने बहुत बड़ा प्रयास किया हुआ है और उसके विशेषांक भी प्रकाशित होते हैं। तो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में ये कहा जा सकता है। और आज भी यह संस्था बहुत बड़ा कार्य कर रही है। अब हम चलते हैं महात्मा गांधी जी के कार्य की ओर। हमने देखिए कि आर्य समाज, उसके उपरांत नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इन 3 संस्थाओं का कार्य देखा। गांधी जी ने बहुत बड़ा काम इस विषय में किया हुआ है। गांधी जी ने केवल व्यक्तिगत काम नहीं किया, अपितु गांधी जी ने आगे चलकर के अनेक संस्थाओं की स्थापना भी की, जिनमें से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा संवर्धन समिति भी पुणे की है, या फिर मद्रास में भी राष्ट्रभाषा समिति रही। तो इन तीनों जगह, वर्धा, पुणे और मद्रास, देखिए इसमें से 2 तो महाराष्ट्र में हैं और वर्धा में तो बहुत बड़ा काम गांधी जी ने किया हुआ है। पुणे में भी वो संस्था अभी भी कार्यरत है, बहुत अच्छी तरह से कार्यरत है। और मद्रास में भी, जिसको आजकल चेन्नई कहा जाता है, वहाँ भी इतना विरोध होते हुए भी तमिलनाडु में हिंदी का कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये 3 संस्थाओं की गांधी जी ने स्थापना की। और गांधी जी ने व्यक्तिगत जीवन में भी, गांधी जी का देखिए, गांधी जी एक ऐसे लोक नेता थे जो पहली बार, उनसे पहले भी और उनके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा व्यापक नेता निर्माण नहीं हुआ। इसलिए गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने अंग्रेजों से असहयोग आंदोलन करते समय सामान्य लोगों के साथ जुड़ते हुए व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर बहुत बड़े सत्याग्रह किए। और इन सत्याग्रहों में वे जो भाषण दिया करते थे, लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध एक असंतोष भर देते थे, वो सारे के सारे भाषण उनके हिंदी में हुआ करते थे, जिसको उन्होंने हिंदुस्तानी नाम दिया था। और गांधी जी की ही प्रेरणा से प्रेमचंद जी ने उर्दू छोड़ करके हिंदी में लिखना शुरू किया। मतलब देखिए गांधी जी का कितना बड़ा योगदान हिंदी के बारे में, हिंदी राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के बारे में कितना बड़ा काम गांधी जी ने किया हुआ है, ये एक प्रेमचंद के नाम से भी आप समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एक बार गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग, अंग्रेज लोग आए थे, और तब उन्होंने, और उनके साथ कांग्रेस के भी कुछ लोग थे, और कांग्रेस के लोग भी उसमें अंग्रेजी में बोलने की बात कर रहे थे। हालांकि गोलमेज परिषद जैसे बड़े बड़े स्थानों में जाकर के अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी गांधी जी बोला करते थे,
लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, इस बात का अनुभव हुआ कि उनकी बोली हुई अंग्रेजी की बात हिंदुस्तानी लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब उन्होंने उन पत्रकारों से कहा, उन कांग्रेसी नेताओं से कहा, आज से लोगों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है और वो हिंदी में से ही बात करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदी में बात करनी शुरू की। गांधी जी के सारे भाषण जितने भी भाषण हों वो सारे के सारे हिंदी में ही हुआ करते थे। और इसीलिए हमारी राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया था, वो भी गुजरात के थे और गांधी जी भी गुजरात के हैं। और आज के मोदी जी भी, जो गुजराती होते हुए भी हिंदी में भाषण करते हैं, हिंदी में मन की बात करते हैं, वो भी हमारे लिए हिंदी के प्रचार प्रसार के बहुत बड़े नेता हैं। हालांकि वो हमारे पाठ्यक्रम का विषय नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने गुजरात के होते हुए भी, गुजराती भाषा आते हुए भी, वो इंग्लैंड में जाकर के बैरिस्ट्री पढ़ करके अंग्रेजी भाषा में आते थे, उनको अंग्रेजी भाषा भी अच्छी तरह से आती थी, फिर भी उन्होंने अपने सारे इस व्याख्यान, सारे प्रचार का कार्य सारा हिंदी में ही किया। ये बहुत बड़ा योगदान गांधी जी का रहा है। गांधी जी के शिष्यों में विनोबा भावे जी आते हैं। विनोबा भावे जी ने भी हिंदी का बहुत बड़ा काम किया है। वो हिंदी के विनोबा भावे जी गांधी जी के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। बाद में नेहरू जी जुड़ गए, लेकिन एक नाम जो अभी मैंने लिया था, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी गांधी जी के शिष्य थे, कांग्रेस में काम करने वाले थे। इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया हुआ है हिंदी भाषा प्रचार प्रसार के लिए, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये सब बातें आपके ध्यान में आनी चाहिए कि गांधी जी ने कितना बड़ा कार्य किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने जो हिंदी में बातें की, तो उससे क्या हुआ कि जो सर्वसामान्य लोग थे भारत के, जिसमें वृद्ध लोग थे, बच्चे थे, युवा थे, महिलाएं थी, लड़कियां थी, इन सब ने मिलकर के जो बहुत बड़ा योगदान गांधी जी के प्रत्येक आंदोलन में दिया, उसका एकमात्र कारण कि हिंदी भाषा थी। इस बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं। अब हम चलते हैं हिंदी राजभाषा का प्रचार प्रसार करने वाले दूसरे व्यक्तिगत नाम, जिनको हम बहुत मानते हैं, वह हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। वो कांग्रेस के लगातार दो बार लगातार अध्यक्ष भी बन चुके थे। तीसरी बार नहीं बने, वो क्यों नहीं बने, क्या नहीं, ये प्रश्न अलग है। लेकिन जब वो कांग्रेस से अलग हो गए तो उन्होंने एक पक्ष की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अब वो भी चल रहा है, वो थोड़ा सा कम्युनिस्ट विचारों का है, लेकिन बाद में चल करके फॉरवर्ड ब्लॉक से भी और कांग्रेस से, दोनों से भी देश की स्वाधीनता का काम ठीक ढंग से नहीं होगा, ऐसा मान करके सुभाष चंद्र बोस इस देश से बाहर चले गए। बाद में जाकर के वो जर्मनी हिटलर से मिले, फिर बाद में वो जापान में रहे, और जापानी लोगों ने जो भारतीय लोगों को, जो अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए बंदी बनाए गए थे, उनकी मिलाकर के रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस इत्यादि ने मिलकर के एक आज़ाद हिंद सेना बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई। और इस आज़ाद हिंद फौज ने भारत पर आक्रमण भी किया दूसरे विश्व युद्ध में, जिसमें जापान पर बम डालने से वो युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन हमारी जो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में सेना आ रही थी, उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जीत लिया था, बाद में उन्होंने इम्फाल जीत लिया था, असम जीत लिया था, और आगे बढ़ रहे थे कि युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई और उनका असमय निधन हो गया विमान में से गिर करके। लेकिन इस समय उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया था और उसका सारा कार्य हिंदी में चलता था। भारतीय लोगों को संबोधित करने के लिए वो टोक्यो, जापान के टोक्यो रेडियो से जितने भी भाषण किया करते थे, वो सारे हिंदी में हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हिंदी और उर्दू की मिलीजुली भाषा जिसका समर्थन गांधी जी ने किया था, उसी भाषा में उनके गीत भी रचे गए, जैसे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी कौम है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, इस प्रकार से। और उनके जितने भी मंत्री थे वो सारे के सारे हिंदी में बात किया करते थे। उनकी जो पलटन थी, झांसी रानी की पलटन, जिसमें लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी सहगल थी, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान किया था। और मेरे ख्याल से
उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में एक हिंदू राजा का चयन भी किया हुआ था। प्रधानमंत्री, आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री स्वयं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनके संरक्षण मंत्री अलग थे, उनके विदेश मंत्री अलग थे। एक प्रकार से उन्होंने अपनी मुद्रा भी छापी थी। आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि आजाद हिंद सरकार के नोटें भी छपी हुई थी। पैसे की जो नोट होती है, 10 रुपए, 10 रुपए की, वो नोट भी छपी थी। वो इंटरनेट पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसमें हिंदी में ही सारा उन्होंने छापा था। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि उनके जितने भी बुलेटिन निकलते थे, जितने भी व्याख्यान हुआ करते थे, उनकी जितनी भी बैठकें हुआ करती थी, उन बैठकों का जो भी वृत्तांत लेखन होता था, वो सारा का सारा हिंदी में ही हुआ करता था। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान हमारे सामने नजर आता है हमें। अब हम तीसरे योगदान की ओर जाते हैं, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान व्यक्तिगत तौर पर। और इस योगदान को देखने के लिए मैंने एक आलेख जो एक छात्र से लिखवाया था, वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी हिंदी को राजभाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। ध्यान रखिए, इससे पहले भी मैंने कहा था आपसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पहले संस्कृत को राजभाषा बनाना चाहते थे। एक मुस्लिम लेखक हैं, अहमद कुछ तो नाम है उनका, लक्ष्मीकांत मैत्र, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अहमद जी, ये तीनों मिलकर के संस्कृत में बातें किया करते थे। वे संस्कृत में ही जनता का व्यवहार हो, राजकाज चले, इस प्रकार की उनकी धारणा थी। परंतु जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के अधिकांश सदस्य जो हिंदी के पक्ष में थे, क्योंकि संस्कृत तो ज्ञान की भाषा थी, लेकिन कुछ असामान्य लोग ही उसका प्रयोग कर पाते थे। इसलिए उन्होंने संस्कृत बोलने वाले लोगों की कमी मान करके, उनकी संख्या कम है ये मान करके, संस्कृत की जगह हिंदी का समर्थन किया। उससे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि 2016 में हमारे महाविद्यालय में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी, जिसके समापन सत्र के प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी आए थे। और राजेंद्र मोहन भटनागर जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी हुई है। उस पुस्तक के कुछ अंश अगर मैं यहाँ कह बताऊँ, आपको पढ़ करके सुनाऊँ, तो पता चल जाए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किस प्रकार से राजभाषा हिंदी बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक गहन अध्ययनशील व्यक्ति थे और वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अनेक भाषाएं उनको आती थी। उन भाषाओं में कुछ तो पर उनका मातृभाषा के समान अधिकार था। मराठी पर अधिकार था, संस्कृत पर अधिकार था, अंग्रेजी पर अधिकार था, हिंदी पर अधिकार था उनका मातृभाषा की तरह। और ये कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी ने लिखा हुआ है कि अंबेडकर जी को 11 भाषाओं पर अधिकार था। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी, मराठी, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, फारसी, बंगाली, उर्दू, हिंदी, रूसी और गुजराती। इनमें से भारतीय भाषाएं हैं मराठी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, हिंदी और गुजराती। और जो विदेशी भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, रूसी, ये भी भाषाएं उनको आती थी। मतलब एक बहुभाषी व्यक्ति थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। लेकिन जब उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला, उन्हें संविधान के निर्माता हम कहते हैं, उन्होंने संविधान लिखा, हमारा भारतीय संविधान लिखा, लेकिन उसके पहले उन्होंने लोक मंगल को आधार बनाया, लोक कल्याण को आधार बनाया। संविधान किसके लिखा जा रहा था? भारतीय लोगों के कल्याण के लिए। और उन्होंने भाषा नीति का समर्थन किया। सामान्य जन में प्रचलित भाषा के वे समर्थक रहे। और सामान्य भारत की 80% जनता हिंदी जानती है, हिंदी बोलती है, हिंदी लिखती है, ये उन्हें पता था। इसलिए उन्होंने हिंदी को स्वीकार किया और उन्होंने ये भी स्वीकार किया, उन्होंने पहचान लिया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये पहचान लिया था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है भारत की जो सारे भारत को एक सूत्र में बांध सकती है, क्योंकि हिंदी ही देश के बहुत बड़े भूभाग में बोले जाने वाली क्रमांक 1 की भाषा है।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदी भाषा और साहित्य के ही नहीं, अनेक भाषाओं के और अनेक भाषाओं के साहित्य के गहन अध्येता थे। भारतीय संस्कृति के स्वरूप को जानने समझने के लिए वे सभी भाषाओं को समझने के लिए सभी भाषाओं के अध्ययन अध्यापन के हिमायती थे, और इसलिए उन्होंने भारतीय भाषाएं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सारी भाषाओं का अध्ययन किया था, और परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक अनेक युगों के ग्रंथों का जायजा वो ले सकते थे, और बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े हुए थे। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो लिखे, उन ग्रंथों में देखिए अछूत पहले कौन थे, बाद में वो कैसे अछूत बने, भारत में जातिवाद, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बौद्ध धम्म का उदय और अस्त और पुनरोदय, ऐसी बहुत पुस्तिकाएं उन्होंने हिंदी में भी लिखी थी, अंग्रेजी के साथ साथ। हिंदी के प्रति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा अनुराग मिलता है, अनुराग का प्रमाण मिलता है। स्वातंत्र्योत्तर काल में जो विशिष्ट संविधान जो हमने बनाया, उस संविधान को लेकर के, संविधान में जो राजभाषा की चर्चा हुई, उसको लेकर के बहुत बार चर्चा हो रही थी। और ऐसे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्रभाषा पर जो चर्चा होनी शुरू हुई, तो कांग्रेस जो उस समय का बहुत बड़ा पक्ष था, जिसके बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, और उस समय दो भाषाएं सामने आई, एक हिंदी और हिंदुस्तानी, एक हिंदी और हिंदुस्तानी। और उस समय 78 और 78 हिंदुस्तानी को 78 मत मिले, और 78 मत हिंदी को मिले, दोनों को, हिंदुस्तानी और हिंदी को, और टाई रहा, अब किसे बना दिया जाए। और उसके उपरांत निर्णय हुआ, और बाद में 77 और 78 ऐसे 78 मत मिल करके हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। और संविधान में आप जानते हैं कि 343 अनुच्छेद से लेकर के 351 अनुच्छेद तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही लिखे हुए हैं। तो ये सब उन्होंने किया हुआ है। अंततः उसके उपरांत भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा और देवनागरी लिपि को राजलिपि के रूप में स्वीकार किया, और तब से हम 14 सितंबर 1949 यह दिन हिंदी भाषा दिन के रूप में मनाते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, और एक राष्ट्रवादी महापुरुष के रूप में, महामानव के रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं। हमारा समय समाप्त हो चुका है। कल फिर आपसे रूबरू होंगे अगली तासिका के लिए। तब हम एक नया पाठ्यक्रम का नया पाठ्यांश शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।